नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलदिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की एनसीईआरटी की पहली बुक इतिहास की, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, जो कि प्राचीन भारत के संबंध में है। इसका दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर, उसके 2 वीडियो में बना चुका हूं। और पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हुए और राजधर्म के नवीन सिद्धांतों में हमने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के बारे में जाना, और उससे होते हुए मैंने आपको बता दिया था पांड्य सरदार सेनगुत्तु वन की वन यात्रा तक। और ये पांड्य सरदार की जगह आप चेर सरदार करेंगे, क्योंकि ये चेर वंश के थे, पांड्य वंश के नहीं थे, इसमें गलत दे रखा है। और फिर हमने तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम की कहानी भी पढ़ ली थी, किस प्रकार से वो पति पत्नी के बारे में था, वो उसको छोड़कर चला जाता है, फिर वो पायल खोती है, वो पूरी हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे। ये वीडियो न सिर्फ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि यदि आप 5 मिनट भी यहाँ रुकेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये पता चल जाएगा कि ये आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें इतिहास के प्रश्न आते हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे कि और वीडियो मुझे कहाँ मिलेंगे। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ता हूँ। आज हम पढ़ेंगे दैविक राजा। ये दैविक राजा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है कुषाण शासकों से। कुषाण शासक भारत के नहीं थे, भारत में बाहर से आए थे। कहाँ से आए थे? कुषाण नाम कहाँ से आया? पहले इनको क्या कहते थे? इन सब बातों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि जैसे गुप्तों के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, जैसे अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इस प्रकार के नाम तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। कुषाणों के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी आपको होती है, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं उनको भी निश्चित रूप से जो मैं ये जानकारी दे रहा हूँ उसमें आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा, भले ही आपने 5, 10, 50 कितनी भी किताबें क्यों न पढ़ रखी हों। मैं आपको बताता हूँ कुषाणों के बारे में। कुषाणों की शुरुआत होती है यूची, या उसको यूजी कहना चाहिए, जैसे मैं आपको इंग्लिश में लिख के बताता हूँ। ये एक जाति आप कह सकते हैं यूजी, या जैसे हिंदी की पुस्तकों में इसके लिए लिखा जाता है यूची जाति। ये चीन के पश्चिमवर्ती इलाकों में रहा करती थी। मैं आपको मैप में थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा, एक फोटो दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे। जो इनकी यात्रा है वो देखिए, ये यहाँ से होते हुए, यदि मैं आप इसमें दिखाऊं, यहाँ चाइना से होते हुए और इस प्रकार से ये इसकी जो डेट्स हैं वो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं डेट्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, ये इसमें गलत रखें। फिर फोटो सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से ये मध्य एशिया से होते हुए और कई शताब्दियों में भारत का सफर करते हैं, लगभग 2 शताब्दियों में। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक आते हैं। तो यहाँ की यात्रा में ये यूची से कुषाण कैसे कहलाने लग जाते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको कट कर देते हैं। इस यूजी जाति को 2री शताब्दी ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में हुनों ने चीन के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों से खदेड़ दिया, और वहां से वो प्रस्थान करके मध्य एशिया की ईली नदी की घाटी में आए। अब ये ईली नदी कहां पर है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। पहले तो आप ये देखिए मध्य एशिया क्या है। यदि आपको मध्य एशिया के बारे में नहीं पता है, देखिए आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, मध्य एशिया आता है तो आप दिमाग में सोच लेते हैं कि मध्य एशिया यानी एशिया के बीच में होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि मध्य एशिया में मुख्य तौर पर कौन कौन से देश आते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न के बारे में बात करूंगा, फर्स्ट ग्रेड पीजीटी में आया था एक बार ये क्वेश्चन, कि हड़प्पा सभ्यता में जेड स्टोन, जो हरिताश्म पत्थर है, वो कहां से प्राप्त किया जाता था, और उसका एक ऑप्शन दिया गया था मध्य एशिया, जबकि कुछ एक पुस्तकों में उसका विवरण मिलता है कि वो तुर्कमेनिस्तान से लाया जाता था। अब कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया कि मध्य एशिया से कहां से होगा, जबकि यदि आपको ये पता हो कि तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में आता है तो निश्चित रूप से आप आसानी से उसका उत्तर कर देते। तो आपका जो दिमाग है वो चारों दिशाओं में चलना चाहिए, तभी आप एग्जाम्स के क्वेश्चन हल कर पाएंगे। और कक्षा 12 के विद्यार्थी भी सभी चीजों को नक्शे के माध्यम से समझते हुए समझने का प्रयास करेंगे तो वो भविष्य में सफल हो पाएंगे। 12वीं कक्षा में 2-4% ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में आप हमेशा अव्वल दर्जे में यानी टॉप रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बन सकेंगे। तो मैं यहाँ आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। मध्य एशिया क्या है, पहले ये देखिए। मध्य एशिया के मध्य में 5 देश हैं मुख्य तौर पर, वो मध्य एशिया की परिभाषा में शामिल किए जाते हैं। उन देशों के नाम है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 देश मध्य एशिया में माने जाते हैं। हालांकि कुछ विद्वान हैं वो मध्य एशिया में अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, चाइना का भी कुछ हिस्सा वो शामिल करते हैं, लेकिन उस झंझट में हम नहीं पड़ेंगे। आप इन 5 देशों के नाम याद रखेंगे जब आप मध्य एशिया की बात करेंगे। ये मध्य एशिया में आपको 3 नदियों के बारे में ध्यान में रखना है। जैसे एक नदी है आमू दरिया, यदि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से आमू दरिया, यहाँ से 2 हिस्से हैं, फिर ये आमू दरिया है पूरी, ठीक है। ये यहाँ पर अरल सागर में गिर रही है। इधर से एक नदी है, ये देखिए यहाँ से होती हुई, ये है सिर दरिया।
ये दूसरी नदी है मध्य एशिया में जिसको आपको याद रखना है। ये जो आमू दरिया है इसका बहुत बार आपको प्राचीन भारत की किताबों में नाम मिलेगा, ओक्सस नदी। ये वही ओक्सस नदी है और अभी इसका नाम है आमू दरिया। एक तीसरी जो अभी मैं बता रहा था, इली नदी घाटी, वो देखिए यहां से चाइना से होते हुए और यहां पर, अब ये कौन सा इलाका है मैं आपको दिखाता हूं मैप के अंदर। यहां इसको आप देखने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, इसमें यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ये आमू दरिया नदी है, यहाँ अरल सागर में जा रही है। यहाँ ये सिर दरिया नदी है, देखिए यहाँ से होते हुए ये भी अरल सागर की ओर जा रही है। और ये है यहाँ पर ये इली नदी, तो इसके आसपास का इलाका इली नदी घाटी हो गया। ये लेक बालकश झील में जाकर गिरती है। तो ये आपको नदियां ध्यान में रखनी है। देखिए जैसे उज्बेकिस्तान की सीमा, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा बनाती है लगभग, ये आमू दरिया नदी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये नदियां यदि आप देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मध्य एशिया क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि पाठ तो शुरू ही नहीं किया, शुरू हो जाएगा। यदि आपको ये जानकारियां नहीं है तो पाठ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं वापस आता हूँ कुषाणों की ओर, यहाँ मैं वापस आ जाता हूँ। अब ये जो यूजी जाति है ये मध्य एशिया में इली नदी घाटी में आकर और वहां पर दो शाखाओं में बंट जाती है। वो दो शाखाएं कौन सी हैं मैं आपको बताते हूँ। ये बंट गई है दो शाखाओं में, और उन दो शाखाओं में एक का नाम है, जैसे एक बड़ी और एक छोटी, सामान्य शब्दों में आप ऐसा मान सकते हैं। और एक को कहते हैं लेसर यानी छोटी, और एक है ग्रेटर यानी बड़ी, इसी को महान लिख देते हैं। या इसका एक दूसरा नाम भी है तायूची या महान, या जो बड़ी शाखा है वो। ये जो ग्रेटर यूची है ये दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए और सिर दरिया के निकट शकों को परास्त करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हूण, कुषाण, शक नाम याद रखना। शकों को परास्त करते हैं और वहां से फिर और दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बैक्ट्रिया नामक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां ये 5 भागों में बढ़ जाते हैं, 5 भागों में। और उन्हीं भागों में से एक भाग है कुषाण, उन्हीं भागों में से एक भाग है कुषाण। और यह इनका एक राजा है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। और वो राजा इन सबको इकट्ठा कर लेता है, डरा करके, धमका कर या बहला करके, और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। पहले वो भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान की ओर आते हैं, फिर और नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। अब इनके राजा कौन से थे, जैसे मैं आपको कुछ राजाओं के नाम बताऊं। अब आप समझ गए होंगे, यूजी जाति ये 2 भागों में बढ़ती है, पहले लेसर और ग्रेटर में। जो ग्रेटर यूची है या तायूची या महान यूची है वो 5 भागों में बढ़ जाती है, और उन्हीं में से एक भाग है कुषाण। ठीक है, अब इसके कुछ राजाओं के नाम आपको बता देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसका जो पहला शासक था कुषाणों का वो था कुजुल कडफिशस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आप, कुजुल कडफिशस ये कुषाणों का पहला राजा है। इसने तांबे के सिक्के जारी किए। फिर इसके बाद में दूसरा राजा वैसे तो बताया जाता है विम कडफिशस, अधिकांश पुस्तकों में आपको मिलता है विम कडफिशस, ये दूसरा राजा। इसने स्वर्ण, रजत और ताम्र यानी सोने, चांदी और तांबे तीनों की मुद्राएं जारी की। और इसके बाद में जो महान राजा कनिष्क, जिसने बौद्ध धर्म को खूब बढ़ावा दिया, जिसके काल में चौथी बौद्ध संगीति भी होती है। 4 बौद्ध संगीतियां होती है ना बौद्ध धर्म से संबंधित, वो चौथी बौद्ध संगीति इसके काल में होती है कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति होती है। और उसके बाद के जो शासक हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कनिष्क के बाद में वाशिष्क आते हैं, उसके बाद में हुविष्क आते हैं, तो इसके इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं। कनिष्क के बारे में आप एक याद रखना, आपने नाम सुना होगा शक संवत। ये कनिष्क ने शुरू किया था जब इसने शासन संभाला था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं है, ईस्वी है जब इसने शासन संभाला, तब एक नए संवत की ये शुरुआत करता है। अब कई बार क्या है कि ये जो कुजुल कडफिशस और विम कडफिशस हैं, इनके बीच में एक विम टक्टो इस नाम के एक सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, TAKTO, विम टक्टो या तख्तो नाम के एक शासक का भी नाम आता है, जो कई पुस्तकों में दिया जाता है, कईयों में नहीं दिया जाता। हालांकि एक जो रबातक अभिलेख है इनका, उसमें एक नाम आता है एक शासक का। वो शासक ऐसा जैसे सदा शकना इस प्रकार का उसका नाम है, वो इस शासक से लगाया जाता है। तो कई पुस्तकों में आप मान सकते हैं विमा तख्तो ये कुजुल कडफिशस और विम कडफिशस के बीच का शासक आप मान सकते हैं, लेकिन इतनी गहराई में आपको नहीं जाना। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं पाठ की शुरुआत कहां से होती है और दैविक राजा का कॉन्सेप्ट क्या है। दैविक राजा का कॉन्सेप्ट शुरू होता है कुषाणों से। कनिष्क से ये शुरुआत होती है और कनिष्क से कुषाण शासक स्वयं को देवपुत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं कि हम देवताओं के पुत्र हैं और इस लिहाज से हमें आप लोगों पर शासन करने का हक है। हम तो देवताओं के आदमी हैं, हम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं।
यानी अपने आप को और ज़्यादा प्रोटेक्ट रखने के लिए और अपने शासन को जस्टिफाई करने के लिए वो कहते हैं कि हम देवपुत्र हैं। और वो देवकुल भी बनाते हैं। देवकुल एक प्रकार के मंदिर टाइप के होते थे जिसमें देवताओं की मूर्ति नहीं, कुषाण राजाओं की मूर्ति रखी जाती थी। और उनके जो सिक्कों वगैरह पर उनकी जो मूर्तियां होती थी, उनकी जो फोटो होती थी, उसके पीछे ऐसे आभामंडल सा दिखाई देता था, फोटो के पीछे प्रकाश सा, जैसे देवताओं के पीछे दिखाया जाता है। तो इस प्रकार देवकुल की स्थापना करते हुए उन्होंने खुद को देवपुत्र घोषित किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये कुषाणों से शुरू होता है और पहले स्वयं को देवपुत्र घोषित करने वाले कनिष्क थे। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको इससे आगे बताता चलूंगा। दैविक राजा, राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक, मध्य एशिया अभी मैंने आपको बताया जो 5 देश बताए, और पश्चिमोत्तर भारत, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने ये जो उपाय अपनाया, खुद को देवताओं का वंशज या देवताओं का पुत्र कहलवाने का। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जो उस समय का साहित्य है, उनके जो अभिलेख हैं, उससे कुषाणों के इतिहास की रचना की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उनके सिक्के और मूर्ति देखकर पता चलता है कि वो खुद को किस प्रकार से देवताओं के पुत्र घोषित करने पर तुले हुए थे। नीचे कुछ एक सिक्के का मूर्ति वगैरह अभी आपके सामने आएंगी। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, देवताओं के समान। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी, मैंने बताया ना, और सबसे पहले कनिष्क ने लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। चीन में शासकों का वंश, वो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे, तो उन्हीं से प्रभावित होकर हो सकता है इन्होंने देवपुत्र की उपाधि शुरू की थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त साम्राज्य तो एक काफी बड़ा साम्राज्य था, चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर, जिस प्रकार वैसे श्रीगुप्त से शुरुआत मान सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या बीच में रामगुप्त आते हैं। इस प्रकार से कुछ शासक इनके काफी महत्वपूर्ण हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। सारे वंशों की चर्चा करने पर पाठ का हमारा जो ये जो दैवीय कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये अलग हो जाएगा हमारा, फिर हम समझ नहीं पाएंगे। तो जो कठिन है, जैसे गुप्त वंश थोड़ा सा सरल है बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, 12th के बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। बाकी कई और भी विद्वान साथी मेरा वीडियो देखते हैं, उनके लिए मैं बच्चों शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, यानी अलग अलग इलाकों के सामंत होते थे। एक बड़े इलाके का सामंत है, वो अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जो इलाका उनको सौंपा गया है, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। यानी राजवंश पूरा अकेला कोई एक व्यक्ति नहीं संभालता था, वो अलग अलग प्रांत बटे होते थे और उन प्रांतों में अलग अलग सामंत होते थे। और उनमें से यदि कुछ सामंत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते थे और महत्वाकांक्षी होते थे तो वो राजा को हटाकर खुद भी कई बार राजा बन जाते थे। अन्यथा वो जो अपना इलाका है वहां से टैक्स लेते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, अपनी सेना रखते थे, कुछ हिस्सा राजा तक पहुंचाते थे और जरूरत पड़ने पर राजा को अपनी सेना की सहायता उपलब्ध करवाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। गुप्त काल का तो बहुत बड़ा साहित्य उपलब्ध है और सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से गुप्त शासकों का इतिहास लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियां, प्रशस्ति का मतलब किसी की बड़ाई करना अपने राजा की, या राजा खुद लिखवाते थे अपने कवियों के माध्यम से। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्राय प्रयास करते हैं। अभी मैं दिखा, ये देखिए एक सिक्का है जिसमें एक तरफ कनिष्क की फोटो है और एक तरफ किसी देवता की फोटो है। इस प्रकार के सिक्के वो छपवाते थे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। यानी जो राजाओं के दरबार में उनके कवि वगैरह रहते थे और जो प्रशस्तियां हैं उनकी, उनमें ऐतिहासिक तथ्य ढूंढने का प्रयास करते हैं इतिहासकार, लेकिन उनमें ऐतिहासिक तथ्य कम है और उनके रचयिता भी ये मानते हैं। और काव्यात्मक ग्रंथ है वो, और उसमें बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश किया जाता है।
उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, आजकल इसका नाम प्रयागराज है, वहां प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। अब ये प्रयाग प्रशस्ति वाला जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, और ये जो स्तंभ अभिलेख है, एक बड़े स्तंभ पर एक बड़े खंबे जैसी संरचना है, उसके ऊपर ये लिखा गया है, खुदाई करके लिखा गया है। ये मूलतः कौशाम्बी में था। कहाँ था? कौशाम्बी। ये भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और आप यदि मैप में देखेंगे तो इलाहाबाद के बाईं तरफ पश्चिम दिशा की तरफ आप देखें तो उत्तर प्रदेश में आपको कौशाम्बी जिला मिलेगा। उस कौशाम्बी जिले में ये मौर्य सम्राट अशोक के समय का स्तंभ था, और इस पर मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख भी है। अकबर के समय में क्या है, इसको कौशाम्बी से हटा करके इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित करवा दिया गया था। किसके समय में? अकबर के समय में। इस पर, इस स्तंभ लेख पर, वो जो स्तंभ है उस पर अशोक का अभिलेख भी है। उसके ऊपर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है, और जो हरिशेन ने लिखी है, किसने लिखी है? हरिशेन, उसके राजकवि ने। तो अशोक का अभिलेख भी इसके ऊपर है। इसके ऊपर जैसा मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त का भी अभिलेख हो गया, उसकी जो प्रयाग प्रशस्ति है, यानी उसकी प्रशस्ति में, उसकी बड़ाई में लिखी गई है बातें। उसके बाद में इस पर जहांगीर का भी एक अभिलेख है, जहांगीर का, जिसमें वो हुमायूं से लेकर, बाबर से लेकर अपने तक के जो मुगल शासक हैं उनकी वंशावली भी देता है। और इस पर एक छोटा सा लेख बीरबल के द्वारा भी लिखा गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है वो मूल रूप से कौशाम्बी में था। इस पर अशोक का अभिलेख है, समुद्रगुप्त का है, जहांगीर का है, और बीरबल का भी है। अकबर बीरबल की आपने कहानियां सुनी होंगी, अकबर के नवरत्नों में से एक था बीरबल। तो समुद्रगुप्त के राजकवि ने इस जो अशोक वाला जो स्तंभ है इलाहाबाद के अंदर, उस पर संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी अपने राजा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का एक अंश यहाँ पर दिया गया है, जो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि उसके बारे में कुछ कैसी बातें लिखी गई हैं। यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राज्यों के यश को मिटा दिया, अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। ये समुद्रगुप्त के बारे में हरिशेन लिख रहे हैं। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं, यानी हजारों गायों को दान करने वाले हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है, यानी उनकी भलाई के लिए। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। इनके समान इनको बताया गया है, देवताओं से उनकी तुलना की गई है। कुबेर जैसे बताया गया है धन के देवता है, वरुण समुद्र के देवता है, इंद्र वर्षा के देवता है, और यम मृत्यु के देवता है। तो इनसे इनकी तुलना की गई है। यहाँ दाईं तरफ एक कुषाण शासक की, जिसका सर कटा हुआ है, अलग है, और बाकी नीचे की पूरी मूर्ति दी गई है। ये यहाँ पर बलुआ पत्थर से बनी कुषाण राजा की एक मूर्ति दी गई है। तो ये बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बदलता हुआ देहात। इससे पहले हम गुजरात की सुदर्शन झील के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गुजरात की सुदर्शन झील के बारे में यदि आप मौर्य काल में पढ़ेंगे तो भी आपको सुदर्शन झील का नाम देखने को मिलेगा। यदि आप गुप्त काल को पढ़ेंगे तो भी आपको सुदर्शन झील का नाम देखने को मिलेगा। यदि आप शकों के बारे में पढ़ेंगे तो भी आपको इस झील का नाम देखने को मिलेगा। तो इस ऐसा क्या है, वहां पर एक झील बनाई गई है, कृत्रिम झील है। प्राकृतिक यानी प्रकृति में अपने आप बनी हुई, कृत्रिम यानी पत्थरों को काटकर वहां पर बनाई गई है। यानी पत्थरों को काटकर ही झील नहीं बनती। झील तो मिट्टी हटाकर किसी भी प्रकार से पत्थरों में भी बन सकती है, मिट्टी हटाकर भी बन सकती है, लेकिन वहां पर कृत्रिम झील है। इस पर सबसे पहले हमें अशोक के 14 संदेशों की श्रृंखला मिलती है। अशोक का अभिलेख है। यहाँ पर जो अभिलेख है उसको जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं। और ये जो अभिलेख है मूल रूप से तो प्रसिद्ध है, शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है। यहाँ पर शकों के शासक थे रुद्रदामन या रुद्रदमन भी बोलते हैं। इनका अभिलेख है। संस्कृत भाषा का सबसे पुराना अभिलेख है और सबसे बड़ा अभिलेख है, इसलिए प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा में है और लिपि इसकी है ब्राह्मी भाषा लिख रहा हूं मैं। लिपि है इसकी ब्राह्मी।
भाषा संस्कृत, लिपि है इसकी ब्राह्मी, इसमें लिखा गया है। और शैली भी यदि मैं आपको बताऊं तो चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का मतलब जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, मिश्रित रूप, गद्य पद्य का मिश्रित रूप चंपू शैली कहलाता है। तो ये कहां से शुरुआत होती है? देखिए यहां पर अशोक के 14 संदेश जो थे, उसकी श्रृंखला थी पूरी, वो सारे 14 संदेश उसके लिखे हुए हैं। उसके बाद में स्कंदगुप्त के, यदि गुप्त वंश की बात करें तो जो स्कंदगुप्त शासक है उनका, उसके भी 2 लेख यहां पर लिखे हुए मिले हैं। उसके अलावा रुद्रदामन का इसमें 1 लेख लिखा हुआ मिलता है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है रुद्रदामन वाला, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पर रुद्रदामन के शासनकाल की तिथि भी अंकित है कि ये 72 जो शक संवत था, शक संवत 72, ये यहाँ पर तिथि लिखी गई है। इसको आप ईस्वी में लिखेंगे तो 150 ईस्वी, यानी इससे हमें रुद्रदामन की तारीख पता चलती है कि इसने इस अभिलेख को कब बनवाया। तो ये तारीख यहाँ पर दी गई है। अब इस झील का निर्माण किसने करवाया? इस झील का निर्माण करवाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इस झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वहां जो उस प्रांत का उसका गवर्नर था, उसका नाम था पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त वैश्य। उसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद में बात आती है अशोक की। अशोक ने यहाँ पर इसकी कुछ मरम्मत करवाई, इस झील पर बांध बनवाया और नहरें निकलवाई। तब इस प्रांत का गवर्नर था तुषास्प। तुषास्प तो चंद्रगुप्त के काल में भी इंपॉर्टेंट है, अशोक के काल में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुषास्प ने यहाँ पर बांध बनवाया, नहरें निकलवाई। फिर स्कंदगुप्त के समय में, गुप्त वंश के शासकों के समय में बात करें तो स्कंदगुप्त, ये लेकिन गुप्त वंश से पहले आता है रुद्रदामन। गुप्त वंश से पहले शकों का शासक रुद्रदामन आता है। तो रुद्रदामन के समय में भी भारी बारिश होती है और इसका जो बांध है वो टूट जाता है। और वहां उसकी देखरेख में सुविशाख वहां का गवर्नर होता है, सौराष्ट्र प्रांत का सुविशाख, वो नया बांध बनवाता है, उसकी मरम्मत करवाता है। और स्कंदगुप्त के काल में फिर इसकी मरम्मत होती है, वो करवाता है गवर्नर चक्रपाली। तो ये बहुत कई बार आपको लगता होगा कि ये क्या सुदर्शन झील हो गया, क्या जूनागढ़ अभिलेख हो गया। देखिए इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन, इन 4 शासकों का, तो 4 शासकों से तो ये संबंधित हो गई बात। फिर इनके जो गवर्नर थे, किन किन कौन कौन वहां पर गवर्नर था, किस किसने निर्माण करवाया या नहर निकलवाई या इसकी मरम्मत करवाई, तो बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। आप एक जगह इस जानकारी को लिख लेना और इस जानकारी को आपको याद रखना है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया इतने शासकों से संबंधित है। तो बार बार आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील। तो आपको एक ही बार में क्लियर कर लेना है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना है। अब गुजरात की सुदर्शन झील के बारे में पुस्तक में क्या दे रखा है, मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढिए। आप अपनी पुस्तक में मैंने जो पीछे मानचित्र दिखाया था, गुजरात के अंदर गिरनार आपको देखना है। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था, यानी मनुष्य द्वारा निर्मित। हमें इसका ज्ञान लगभग 2री शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी, यानी खुद के पैसों से करवाई थी। ऐसा लिखा जाता है कि उसके मंत्रियों वगैरह ने पैसे मंजूर नहीं किए इसकी मरम्मत के लिए, तो उसने खुद अपने पैसे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर, पत्थर के टुकड़े पर, एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी का है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने, जैसा अभी मैंने आपको बताया स्कंदगुप्त ने, फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा फैक्ट मैंने आपको बताया, नई एनसीईआरटी में ज्यादा फैक्ट नहीं होते। तो कौन गवर्नर था, क्या करवाया, नहर बनवाई, क्या करवाई, इतनी जानकारी नहीं होती। सामान्य जानकारी इसमें दी जाती है, फैक्ट कम दिए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको फैक्ट बता दिए, क्योंकि आपके आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में काम आएंगे। अब है जनता में राजा की छवि, बदलता हुआ देहात। देहात का मतलब होता है जैसे ग्रामीण इलाका। तो जनता में राजा की छवि कैसी थी, अलग अलग प्रकार की होती है। क्या उस समय भी दुष्ट राजा हुआ करते थे, या ऐसे राजा जो योग्य नहीं होते थे, जनता जिनसे परेशान रहती थी। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है कि अभिलेखों में सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। यानी एक तो
ज़्यादातर जो अभिलेख वगैरह हैं वो राजाओं के खुद के लिखवाए गए हैं, तो उसमें राजाओं की बुराई कैसे होगी। और सामान्य लोगों की जानकारियां बहुत कम मिलती हैं। कुछ जो पुस्तकें हैं, साहित्य, उसमें थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल जाती है, या जो पुरानी कहानियां चलती आ रही थी मौखिक रूप से और बाद में उनको लिखा गया, तो उससे कुछ जानकारियां मिल जाती हैं, जैसे अभी आप समझ जाएंगे। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र, और जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मानी जाती हैं। तो वो पहले मौखिक चली आ रही थी, 1000 ईस्वी के आसपास उन कहानियों को लिखा गया। तो उन ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां, यानी आगे से आगे पीढ़ियों दर पीढ़ियों सुनाते जाते थे, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। जातक कथाएं पहली सहस्त्रता 1000 ईस्वी, या तो आप इसको एडी लिखेंगे, एनो डोमिनी, या हिंदी में लिखेंगे तो ईस्वी लिखेंगे, या इसको सीई लिखेंगे, कॉमन एरा जैसा आजकल हम लिखते हैं, के मध्य में पाली भाषा में लिखवाया गया। 1000 ईस्वी के आसपास लिखवाया गया, जबकि ये बुद्ध के काल से चली आ रही हैं ये कहानियां। गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहां तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सब ने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। इनकी शिकायत थी कि राजा में रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे इस कहानी का लगभग पूरी आती है, लेकिन बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, वो पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि बीच में कहानियां सुनाकर थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं इस वीडियो के अंत में ये कहानी सुनाऊंगा और बहुत ही रोचक तरीके से सुनाऊंगा, तो जिनको इंटरेस्ट हो वो जरूर सुनना, ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, टैक्स की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था, यानी लोग अपने घरों को छोड़कर जंगल में भाग जाते थे। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने की और उपाय ढूंढने शुरू किए कि इतना टैक्स लगता है तो हम अपना अनाज और ज़्यादा कैसे उगाएं, उपज को कैसे बढ़ाएं, ये विचार उन्होंने करना शुरू किया। उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, यानी हल के माध्यम से जमीन में बीजारोपण करके ज़्यादा फसल प्राप्त की जा सकती थी, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही, ईस्वी पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर, गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आती थी नदियों के साथ बहकर, में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी, यानी लोहे का प्रयोग होने लगा था। उस समय तक हमने पहले लोहे की बातें भी की थी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी, यानी अलग अलग उनकी पौध बनाकर रोपने का जो काम होता है, धान की रोपाई के बारे में बाईं तरफ दे भी रखा है। हालांकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, यानी धान की रोपाई का काम है वो बहुत मुश्किल है। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पानी बहुतायत मात्रा में होता है। आपने फोटो वगैरह भी देखी होंगी, यदि आप उस इलाके के हों तो आपको पता ही होगा। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। चूंकि ज्यादा मात्रा में पौध बच जाती है, अतः इससे धान की उपज बढ़ जाती है, यानी ज्यादा से ज्यादा पौध हैं वो सुरक्षित रह जाती हैं, तो ज्यादा अनाज उत्पन्न होता है। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्से में किया जाता था, यानी ज्यादा हल है जो लोहे वाला हल है उसका ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा इलाकों में इस्तेमाल उसका नहीं होता था, तो उसका उपयोग सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ, यानी कहाँ हम 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं, और जबकि यहाँ पर राजस्थान और पंजाब जैसे इलाकों में 2-2.5 हजार साल बाद में शुरू हुआ है। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, पूर्वोत्तर भारत, तो आप उत्तर पूर्व, आप इस प्रकार से नक्शे में सोचने का प्रयास करें, ऐसे सीधे कभी भी नहीं पढ़ते जाएं, मन में रुक कर सोचें कि पूर्वोत्तर कहाँ है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है। उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, यानी खोदने के लिए हाथ से खोद कर और फिर बीजारोपण करने का काम किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था हल की अपेक्षा। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था, यानी जहां बारिश की कमी हो तो समय पर फसलों को पानी मिल जाए, इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था।
व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है। जो प्रभावशाली लोग या राजा या सेठ जिन्होंने नहरों वगैरह का या तालाबों का निर्माण करवाया है, उन्होंने अभिलेख लिखकर इसकी सूचना भी वहां पर दर्ज करवाई है। इसके बाद में है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। इससे पहले हम दाईं तरफ पढ़ लेते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, कानूनी ग्रंथ है। उसमें नियम कानून दिए गए हैं, महर्षि मनु का लिखा हुआ है ये। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी, तो 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक 200 लगभग 400 साल के बीच लिखा गया है, यानी इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है, चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं कि किस राज्य की सीमाएं कहां तक हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जिससे सब खोद कर विवाद के समय खोद कर देखा जा सके कि मेरे राज्य की सीमा यहां तक है। क्या गाड़ने की वो सलाह देते हैं? पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी जैसे अनाज वगैरह का जो खोल होता है ना, उससे बन के। राख, खपटे, खपटे का मतलब ठीकरी आप इसको बोल सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तनों का जो टूटे हुए मिट्टी के बर्तन हैं उसको खपटे बोलते हैं। गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत आदि मिट्टी में गाड़ दिए जाने चाहिए। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो और उससे विवाद के समय सीमा का निर्धारण हो सके। क्या ये सीमा चिन्ह विवाद के हल के लिए पर्याप्त रहे होंगे? क्या इस प्रकार के चिन्ह गाड़ने से विवाद हल होने की समस्या नहीं, क्या विवाद हल हो सकते हैं? ये आप विचार करके बताना मुझे। उसके बाद में है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, जैसे हल के प्रयोग से, सिंचाई के साधनों से, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों यानी ऐसे श्रमिक जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और वो खेतों में एक मजदूर के रूप में काम करते हैं, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है, यानी इनमें अंतर बढ़ता गया। किसी के पास बहुत ज़्यादा जमीन है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। वैसे गहपति का अलग अलग प्रकार से उपयोग हो सकता है, जैसे गहपति का नीचे अर्थ भी दिया गया है। घर के मुखिया को भी गहपति कहते हैं, और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर जो नियंत्रण करता था घर का मुखिया, उसको गहपति बोलते थे। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। जो उच्च कुल के व्यक्ति होते थे और व्यापारी होते थे बड़े, उनके लिए भी गहपति का शब्द का इस्तेमाल होता था। तो इसके अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतान ही ग्राम प्रधान बनती थी। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में, जो तमिल भाषा में रचना की गई संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लालर जो बड़े जमींदार के लिए इस्तेमाल किया गया है शब्द, हलवाहा जो हल चलाने वाले हैं उनके लिए उल्वर, और दासों के लिए अणिमई शब्द का इस्तेमाल किया गया है संगम साहित्य में तमिल भाषा में। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया। यानी देखिए शब्द क्या दिए गए, भूमि का स्वामी कौन है, या वहां पर मजदूरी कौन कर रहा है, या नई प्रौद्योगिकी यानी हल का उपयोग कौन करने लगे, उनके लिए हलवाहा शब्द का इस्तेमाल होने लगा। तो उसके आधार पर यह नामकरण हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती थी। विधि ग्रंथ जो कानून संबंधी, नियम संबंधी जो ग्रंथ हैं उनमें की जाती थी। जैसे अभी हमने एक विधि ग्रंथ का नाम यहां पर पढ़ा, मनुस्मृति। आगे है भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण। भूमि का दान होता था और संभ्रांत ग्रामीणों वाली ये जो बातें हैं, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले बाईं तरफ वाला कॉलम पढ़ लेते हैं। एक छोटे गांव का जीवन। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। वर्धन या जो पुष्यभूति वंश है उसके सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन के काल में हर्षचरित, बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित, जो कि लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट। यह उस ग्रंथ का एक अंश है जिसमें विंध्य क्षेत्र के लिए, भारत के मध्य में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश के आसपास, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आसपास का इलाका विंध्य क्षेत्र, वहां जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया है।
बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं, यानी हल की जगह कुदाल का प्रयोग, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ हैं, जो है भी उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है, यानी वहां पर बीजारोपण बड़ा मुश्किल है। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं, फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन, अलसी आपने देखा होगा, अलसी के बीज भी भूरे रंग के छोटे छोटे, चित्र भी आप देख सकते हैं। सन वैसे तो देखिए आपने पटसन और जूट देखा होगा, सन का पौधा, जिससे जो सूतलियाँ वगैरह या जो बोरियां बनती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे फ्लैक्स, हेम्प, लिनसीड, इसमें थोड़े एक जैसे से हैं ये, जैसे लिनसीड अलसी को बोलते हैं, फ्लैक्स सन को बोलते हैं, और हेम्प HEMP हेम्प है वो भी सन को ही बोलते हैं। इसकी जो इंग्लिश वाली किताब है अपनी 12वीं की, उसमें यहाँ पर लिखा गया है फ्लैक्स एंड हेम्प बंडल्स, फ्लैक्स एंड हेम्प बंडल्स यहाँ पर शब्द दिया गया है। तो अलसी और सन के जो बंडल है, नहीं बांस की प्रजाति का ही एक ये पौधा होता है, और जैसे आप चित्र में देख रहे हैं इसके गट्ठर बांधकर और इनको बांधकर पानी में डाल दिया जाता है, फिर उससे जो आप ये बोरियां ये देखते हैं ना, सूतली का इस्तेमाल, वो उसी से बनती हैं। तो वो भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर बेचने को तत्पर रहती हैं अपने सामान को। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थी। तो ये एक थोड़ा सा चित्रण दिया गया है, कोई विशेष महत्व वाला भी नहीं है ये, लेकिन उस समय के लोग किस प्रकार से किसी इलाके में कैसा जीवन जीते थे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। यहाँ महत्वपूर्ण चर्चा आएगी भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में, यानी जो पहली शताब्दी ईस्वी शुरू हो जाती है, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दियां, आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, यानी भूमि को दान देने के। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, यानी तांबे के छोटे छोटे टुकड़ों पर, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। यानी जिसको भूमि दान की गई है उसको एक सर्टिफिकेट सा बनाकर देते थे ताम्र पत्रों पर कि भाई ये भूमि हमने तुम्हें दान में दी है। यानी जरूरत पड़ने पर, या जो राजा दान देता है उसकी मृत्यु होने के बाद में यदि कोई विवाद होता है तो वो दिखा सके कि भाई वास्तव में मुझे दान किया गया था। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। धार्मिक संस्थाओं, संगठनों या ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। दक्षिण भारत में तमिल और तेलुगु में है। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। प्रभावती गुप्त, पहले बात कर लेते हैं प्रभावती गुप्त कौन है, थोड़ी सी तो जानकारी यहाँ दी गई है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कई रानियां थी, उसमें से एक रानी थी कुबेर, नागवंश की राजधानी थी कुबेर नागा। तो इन दोनों का विवाह होता है और इनकी एक बेटी होती है प्रभावती गुप्त। और इसका वाकाटक परिवार में, वाकाटक एक अलग वंश है जो शासन करता है। आप विंध्याचल से नीचे की तरफ चलेंगे दक्कन के पठार की ओर, वहां इनका वंश था। तो वहां के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ प्रभावती की शादी होती है। रुद्रसेन सेकंड के साथ शादी होती है। फिर वो, तब तो राजकुमार था, बाद में वो शासक बन जाता है। शासन संभालते के कुछ ही 4-5 वर्षों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तब इनके जो 2 बेटे होते हैं वो छोटे होते हैं, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। उनकी आयु कम होती है। तो प्रभावती वाकाटक वंश का शासन अपने पुत्रों की देखरेख में खुद संभाल लेती है। और एक बात यहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेगी, जो प्रभावती है वो अपने जो पति है उसकी सेन, जो उसका उपनाम है सेन, उसका जो गोत्र है वो इस्तेमाल नहीं करती, जबकि अपने नाम के आगे क्या लिखती है, गुप्त लिखती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि अधिकांशतः हम देखते हैं कि जो पत्नियां हैं वो विवाह के बाद अपने पति का गोत्र अपना लेती हैं, वो अपने नाम के साथ इस्तेमाल करती हैं। यहाँ उस दौर में ये महत्वपूर्ण है कि वो किस प्रकार से अपने पिता के गोत्र गुप्त को ही लगाए रखती है। अभिलेखों में भी उसके नाम के आगे गुप्त लिखा हुआ मिलता है। तो वाकाटक परिवार में उसका विवाह हुआ, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी। उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी। यानी वैसे तो महिलाओं के पास भूमि की स्वामी वह नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि एक रानी थी तो हो सकता है इसके पास भूमि हो, और उसके दान किए जाने के भी उल्लेख मिलते हैं।
आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक है वो, और इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण राजघराने की स्त्रियों के पास ही भूमि रही हो, अन्य स्त्रियों के पास भूमि न हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। आगे भी प्रभावती गुप्त के एक अभिलेख के बारे में चर्चा आएगी, भूमिदान के बारे में। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। जो गांव का प्रधान है उसे टैक्स के रूप में जो नकद राशि है या जो फसल का हिस्सा है वो वहां पर उसको देना पड़ता था। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए। ऐसे अभिलेख जिसमें भूमि दान की गई है। अभी हम अगले पेज में प्रभावती गुप्त का भी एक अभिलेख पढ़ेंगे जिसमें वो भूमि दान कर रही है। क्षेत्रों में दान दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं, यानी कहीं पर कम भूमि दान में दी गई है, कहीं पर ज्यादा दी गई है। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। किसी को भूमि पर पूरा अधिकार है, मालिकाना हक है, किसी को कुछ वर्षों के लिए दी गई है। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। यानी एक तो नए कृषि क्षेत्र, यानी ज्यादा उपज ज्यादा हो, नए क्षेत्रों में जहां पर जंगल है, घनी घास है, उन इलाकों को साफ करके यदि किसी को दान में दे देंगे तो वो जो टैक्स है उसके लोभ में और उस भूमि को साफ करवा के वहां पर खेती करवाने लगेगा, तो उसको दान में देते हैं राज्य की भूमि। या कई जो राजा है वो दुर्बल होने लगे तो वो अपने समर्थक इकट्ठा करने के लिए जो सामंत है उनको भूमि दान में दे देते थे ताकि वो उसके पक्ष का बना रहे, जरूरत पड़ने पर उसको सेना उपलब्ध करवा सके। तो इस प्रकार के भी कारण हो सकते हैं। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के, आगे बढ़ते हैं, के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे, जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा। यानी एक तरह से भूमि दान करने वाले अपने आप को राजा या देवपुत्र के रूप में दिखाने का प्रयास करता हूं। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे कि देखिए हम कितने शक्तिशाली हैं, ये राज्य हमारा है, हम जिसे मर्जी चाहे भूमि दान में दे देते हैं। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव में उसका जो गांव दान में दे रही है वो किसी ब्राह्मण को। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों यानी गांव के गृहस्थ और कृषकों, ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है, आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। आचार्य चनाल स्वामी को यह गांव दान किया जा रहा है। यदि आपको जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं इसको कार्तिक शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष या द्वादशी या त्रयोदशी क्या होती है वो नहीं पता हो तो कमेंट करके आप मेरे को बताना। और वैसे वीडियो के अंत में कहना चाहिए, मैं पहले कह रहा हूँ, अच्छा आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक कमेंट वगैरह जरूर किया कीजिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। अग्रहार क्या है? अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था, यानी भूमि का वह हिस्सा जो ब्राह्मणों को दान दिया गया है, उस भूमि के लिए अग्रहार शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, यानी उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था, यानी जो भूमि उनको दान में दी गई है ब्राह्मण उनसे टैक्स वसूल कर सकता है। वहां आगे वो उस अभिलेख में लिखती है कि इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने का दायित्व से मुक्त है, यानी इनको कोयले देने की जरूरत नहीं है। जो घोड़े वगैरह पर जो आसन बनाया जाता है बैठने के लिए, उसके लिए जानवरों की खाल देने भी आपको कोई जरूरी नहीं है। नहीं तो राज्य में जो गांव आते थे तो राज्य के सैनिकों वगैरह को वो देना जरूरी होता था, क्योंकि मांगे तो आपको देना पड़ेगा। साथ ही वे मदिरा यानी शराब खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं, यानी सरकार के ये जो आदेश हैं मदिरा खरीदने के या जो नमक बनाने के जो राजसी अधिकार हैं, जो राजा ही उसके आदेश दे सकता है, उससे भी वो मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है, यानी ये गांव पूरा ही इस ब्राह्मण को दान
यानी ये गांव पूरा ही इस ब्राह्मण को दान दिया गया है। इसमें जो भी टैक्स बनते हैं वो अब से ये ब्राह्मण ही लेगा, अपनी मर्जी से लेगा। इसमें राजा को कोई टैक्स अब नहीं लेना है। इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया गया है। यानी अपने राज्य के 13वें वर्ष में प्रभावती गुप्त ने इस अभिलेख को लिखवाया है। ये गांव दान में दिया है। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है कि राज्य और किसानों के बीच में कैसा संबंध है, क्या क्या टैक्स राज्य लिया करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे जो टैक्स नहीं देते थे, पशुपालक, संग्राहक यानी ऐसे इधर उधर से भोजन इकट्ठा करने वाले, यानी जो खेती नहीं करते थे, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार। शिल्पकारों में भी वो जो घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर अपना सामान बेचते थे, और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग, यानी जो स्थायी एक स्थान पर रहकर किसी प्रकार का व्यापार या खेती नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा लोग हैं वो टैक्स नहीं देते थे। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे, यानी वो जीवन में कहाँ रहते हैं, कितना कमाते हैं, आदान प्रदान कैसे होता है, कितना उनके पास धन है, कितना अनाज उगाते हैं, इस प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं होता था, वो बताते नहीं थे। तो इस प्रकार के लोग ज्यादातर कर मुक्त होते थे, यानी उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, यानी या वो ले नहीं पाते थे क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं होता था। तो ये जानकारी थी टैक्स वगैरह के बारे में, गांव की स्थिति के बारे में, जो अभिलेख है उनके बारे में जरूर करेंगे। अब वो कहानी जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि वो क्या कहानी है, वो जैसे मैं अभी वापस उसी पेज पर चलता हूँ, तो गंध तिंदु जातक में ये कहानी है। और उस कहानी में बताया गया है एक राजा के बारे में जो कि बहुत निर्दयी है, और इतना निर्दयी है कि उसके राज्य में जनता बहुत परेशान है, राजा को हमेशा गालियां देती रहती है, कोई भी उसके राज्य में खुश नहीं है। तो वहां एक पेड़ के ऊपर, और ऐसा कहा जाता है कि एक दिव्य रूप में बोधिसत्व जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो एक निवास करता है, यानी देवीय शक्ति के रूप में, देवता के रूप में आप किसी भी प्रकार से मान सकते हैं। उसको राजा हर साल 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करवाता है, लोग उसको पूजते हैं। तो वो ये सोचता है कि राजा, यदि मैं राजा के समक्ष प्रस्तुत हो जाऊं तो राजा जरूर मेरी बात को मानेगा और मैं उसको ये कहूंगा कि अपने राज्य में कुछ सुधार करो। तो एक दिन वो पेड़ से उड़कर और राजा के कमरे में चला जाता है। वहां जाकर वो राजा को कहता है कि मैं जिस पेड़ पर आप चढ़ावा चढ़ाते हो वही व्यक्ति हूँ, वही पुण्य आत्मा हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके राज्य में कोई सुखी नहीं है, यानी आप एक अच्छे राजा नहीं हैं, आपको अच्छे तरीके से शासन चलाना चाहिए। ऐसे जो राजा होते हैं जो अच्छे तरीके से अपना शासन नहीं चलाते हैं, उनका पतन जरूर होता है और जीवन के अंत समय में वो बहुत परेशान होते हैं और मरने के बाद में भी वो नर्क में जाते हैं। तो वो राजा को कहता है कि आप अपने राज्य में निकलिए और आप खुद अपनी आंखों से देखिए कि लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं। तो राजा दूसरे दिन, वो भी उसके साथ साथ चलता है लेकिन वो लोगों को दिखाई नहीं देता, और राजा अपने एक मंत्री के साथ भेष बदल कर चले जाते हैं। और फिर वो जाते जाते उनको सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी जंगल से घर आ रहा होता है। जैसे इसी कहानी में मैंने आपको बताया था कि दिन के समय लोग जंगलों में छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में टैक्स लेने वाले, टैक्स इकट्ठा करने वाले राजा के लोग आते हैं, सब कुछ उनसे छीन ले जाते हैं, और रात के समय वहां पर डाकू आते हैं। तो दिन में तो वो, रात के समय तो उनको जंगल में डर लगता था, तो रात को तो घर आना पड़ता था। नहीं, दिन में राजा के जो टैक्स कलेक्टर हैं, टैक्स इकट्ठा करने वाले, उनसे बचने के लिए वो जंगलों में भाग जाते हैं। तो रात का समय हो रहा है और लोग जंगलों से वापस लौट रहे हैं कि भाई अब राजा के लोग चले गए होंगे और अब हम अपने घरों में चलते हैं। तो एक व्यक्ति अपने घर आ रहा होता है और घर के आगे उसने जाते समय जानवर वगैरह नहीं जाए घर के अंदर, तो वो कांटे की जो छड़ियाँ हैं वो लगा देता है वहाँ पर, और वो छड़ियाँ हटाता है तो उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। वो कांटा चुभता है तो वो गाली देता है राजा को और कहता है कि इस राजा को कोई तीर क्यों नहीं मार देता, इसको मार क्यों नहीं देता कोई। तो जो राजा और उसका मंत्री है, वो मंत्री कहता है भाई कांटे तूने बिछाए, तू घर के आगे कांटे छोड़ के गया, तेरे पैर में कांटा चुभा, इसमें राजा का क्या लेना देना है, राजा को तू गाली क्यों दे रहा है। तो उसने कहा कि यदि ये राजा ढंग का होता तो क्यों मुझे दिन के समय अपना घर छोड़कर जंगल में भागना पड़ता, क्यों मुझे यहाँ कांटे बिछाने पड़ते और क्यों मेरे पैर में कांटा चुभता, तो ये राजा की गलती है। तो राजा को थोड़ा ये लगता है कि भाई ये तो मेरी गलती बता रहा है, उसको थोड़ा सा गिल्ट होता है, अफसोस होता है, और वो मंत्री से कहता है कि नहीं, वापस अपने महल में चलो। लेकिन बोधिसत्व जो पुण्य आत्मा उसको कहती है नहीं, आपको कुछ और देखिए, एक व्यक्ति तो हो सकता है झूठ बोलता हो, आप आगे चलिए। फिर वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक बुढ़िया मिलती है जो ऐसे ही झाड़ू निकाल रही है और पेड़ की पत्तियां इकट्ठी करते करते और मनी मन गालियां दे रही है कि अगर ये राजा कोई मार दे, इस राजा के कोई भाला रोप दे तो मेरी बेटियों का विवाह हो जाए। तो वो मंत्री जाकर पूछता है
कि माताजी आपकी बेटियों का विवाह राजा ने थोड़ी रोक रखा है, आप भी राजा को गालियां दे रही है। तो उसने कहा कि हाँ, राजा के कारण मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, लोग यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो लोग शादी क्यों करेंगे? सभी डर रहे हैं कि शादी क्यों करें, शादी करेंगे तो एक और आएगी, उसके लिए भी खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इस राज्य में कुछ ही लोग बचे हैं जो शादी करने वाले हैं, बाकी तो शादी करना ही नहीं चाहते। यदि किसी प्रकार से राजा मर जाए तो हो सकता है कोई ढंग का राजा आ जाए, राज्य की व्यवस्था सुधर जाए और मेरी बेटियों की शादी हो जाए। तो फिर राजा और आगे बढ़ता है कि भाई ये भी हमें गालियाँ निकाल रही है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक किसान मिलता है, जो दूसरे दिन की बात है, जो खेत में हल चला रहा है और वो अपने बैलों के माध्यम से खेत में जुताई कर रहे हैं, और उसका जो हल है वो गलती से बैल के पैर में लग जाता है और बैल को खून आने लगता है, यानी बैल घायल हो जाता है। और वो गाली देता है कि इस राजा का जो गर्दन है वो तलवार से कोई उड़ा क्यों नहीं देता। तो मंत्री कहता है कि भाई तू राजा को गाली क्यों दे रहा है, तेरी गलती है, तूने ढंग से हल नहीं चलाया, तूने खुद के बैल को घायल कर दिया, इसमें भी राजा की गलती है। तो वो कहता है हाँ, राजा की गलती है, मेरे शरीर की हालत देखो, 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, भोजन है नहीं, मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची है हल को संभालने की। तो यदि मैं हल संभाल ही नहीं पाऊंगा तो ठीक तरह से कैसे जोतूंगा। यदि मैंने भरपेट भोजन किया होता, यदि मैं थोड़ा शक्तिशाली होता तो मैं अपने बैल को घायल थोड़ी करता। तो ये राजा की गलती है, तो वो भी राजा की गलती बता देता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और रास्ते में कुछ मेंढक होते हैं जिनको कौवे खा रहे होते हैं। तो वो दिव्यात्मा है, वो कहती है कि ये जो मेंढक हैं ये भी राजा आपको गाली निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन मेंढकों का मैंने क्या खा लिया, औरतें और पुरुष तो निकाल ही रहे हैं, ये मेंढक भी मुझे गाली क्या निकाल रहे हैं और आपको कैसे पता। उसने कहा कि मैं दिव्यात्मा हूँ, अभी मैं जो मेंढक सोच रहा है वो मेंढक के माध्यम से आपको बोल के बताता हूँ। तो वो मेंढक बोलता है और वो मेंढक कहता है कि सत्यानाश हो इस राजा का, हमें हमारी जिंदगी खराब कर दी, हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। तो वो कहता है, मंत्री कहता है कि भाई इसमें भी राजा की क्या गलती है। बोले कि यहाँ के लोग जब धनी थे, उनके पास पैसा था, उनके पास पर्याप्त अनाज होता था, तो वो इन कौवों को खाने के लिए कुछ दे देते थे, तो ये हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, हम आसानी से अपना जीवन जीते थे। अब यहाँ पर लोग ही भूखे मर रहे हैं तो कौवों को भोजन कौन खिलाएगा, और ये भूखे कौवे अब हमें खा रहे हैं। तब वो दिव्यात्मा कहती है, वो बोधिसत्व कहता है कि देखिए राजा, मनुष्य तो मनुष्य, आपके राज्य में तो पशु तक भी, जानवर तक भी परेशान है। और फिर कहते हैं कि वो राजा वापस अपने महल में जाता है, बहुत लज्जित होता है और वो अपना शासन प्रशासन ठीक से चलाने का प्रयास करता है और एक अच्छा राजा बनने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की कहानियां दी गई हैं। इस कहानी के माध्यम से अपनी पुस्तक में दिखाने का प्रयास किया गया है कि उस समय भी इस प्रकार के बहुत सारे राजा हुआ करते थे जो अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखते थे और लोग उनसे परेशान हुआ करते थे। तो ये कहानियों के माध्यम से हमें पता चलता है। तो आपको कहानी कैसी लगी, कितने लोगों ने कहानी सुनी है, वो कमेंट करके जरूर बताना। कहानी आपको अच्छी लगी है या नहीं है, या बीच बीच में आप इस प्रकार की कुछ जो जानकारियां हैं वो थोड़ी डिटेल में जानना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी बातें आप मुझको जरूर बताना। धन्यवाद।